सुनो जी, मेरी सहेली की बेटी की शादी है। हम सबको बुलाया है। सुमन जी ने खुशी से बताया। तो सुमन जी के पति संजय जी ने कहा, हाँ तो हम सब चलेंगे। वो भी तो हमारे नितिन की शादी में सब परिवार आए थे और बहू कृतिका को मुंह दिखाई देकर गए थे, तो हम सब भी चलेंगे। संजय जी ने खुश होकर कहा, लेकिन कृतिका को तो 8वां महीना चल रहा है, हम सब कैसे जा सकते हैं? नितिन का यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। पर नितिन तो दिन भर के लिए ऑफिस चला जाएगा, फिर बहू अकेली कैसे रहेगी? कोई ऊंच नीच हो गई तो किसी विश्वास वाले को घर पर छोड़कर जाना होगा। संजय जी ने चिंतित होते हुए कहा, हाँ तो हम कृतिका की छोटी बहन को बुला लेते हैं, अपनी बहन के साथ वो रह लेगी। ये सुनकर सुमन जी भड़क गईं। ये क्या, पूरा घर बहू और उसकी बहन के हवाले थोड़ी छोड़कर जाएंगे? बहू पर तो भरोसा नहीं कर सकते, फिर उसकी बहन पर कैसे कर सकते हैं? घर पर उसका तो कोई अधिकार भी नहीं है। अभी 1.5 साल पहले तो शादी होकर आई थी। उम्र हो गई है, फिर भी कैसी बातें करते हो? तो फिर बहू को उसके मायके छोड़ देते हैं। लेकिन ये भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि 8वें महीने बाद गर्भवती स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती, वो मायके भी नहीं जा सकती। सुमन जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा, एक काम करते हैं, हम मनु को उसके ससुराल से बुला लेते हैं। वो अपनी भाभी के साथ रह जाएगी। घर की बेटी है, उसका तो घर पर पूरा अधिकार बनता है। और ये कहकर वो मनु को फोन लगाने लगी। मनु फोन उठाती है और कहती है, हाँ मम्मी, आप कैसे हो? भैया और पापा भी अच्छे ही होंगे ना? अभी बुआ सास के बेटे की शादी में गई थी तो व्यस्त थी, आपसे बात ही नहीं कर पाई। हाँ तो तू ध्यान से सुन, तेरी मीना आंटी के बेटे की शादी है, तो मुझे और तेरे पापा को वहां पर जाना है। तो अब तू 3 दिन के लिए मायके आ जा। अब इतना बड़ा घर तेरी भाभी के भरोसे कैसे छोड़कर जाऊं? तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? सुमन जी धीरे से बोली। तो मनु ने जवाब दिया, हाँ मम्मी, मैं समझ गई। आखिर इतना बड़ा घर बहू के अधिकार क्षेत्र में थोड़ी आता है। और वो कुटिल हंसी हंसने लगी। ठीक है मम्मी जी, मैं बच्चों और अमित के साथ आज रात को ही आ जाती हूँ। ये कहकर मनु ने फोन रख दिया और अब सुमन जी निश्चिंत हो चुकी थी। कृतिका, कृतिका, उन्होंने आवाज लगाई। कृतिका को 8वां महीना चल रहा था। उसके पैरों में सूजन और चेहरे पर थकान थी, आंखों में नींद भरी हुई थी। वो धीरे धीरे आई तो सुमन जी ने कहा, सुन, आज रात को मनु आएगी, बच्चे और जवाई बाबू भी आएंगे। अच्छा सा खाना बना लेना और कोई कमी नहीं रखना। जवाई बाबू को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और वो 3-4 दिन यहीं पर ही रहेंगे, तो तुम उनकी अच्छे से देखभाल करना। कृतिका ने हाँ में सिर हिला दिया। सुमन जी जाने के लिए अपना बैग तैयार करने लगी और तभी घर की घंटी बजती है। उनकी बेटी मनु अपने परिवार सहित आ जाती है। बेटी को देखकर सुमन जी का चेहरा खिल जाता है। कृतिका सबके लिए खाना परोस देती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। फिर कृतिका रसोई के बर्तन साफ करके रख देती है। रात के 11 बज जाते हैं। वो सोने के लिए जा ही रही होती है कि तभी सुमन जी आती हैं और कहती हैं, कृतिका, सुबह जल्दी उठकर हमारे सफ़र के लिए पूरी सब्जी बना देना। और सुनो, 6 लोगों के लिए बना देना। हमारे साथ 4 लोग और भी जाएंगे। कृतिका सुबह से थकी हुई थी और वैसे भी 8वें महीने में शरीर भारी हो जाता है, तो खुद के वजन से भी परेशान हो गई थी और घर के सारे कामों का भी सारा वजन उसी पर ही डाल दिया था। अगली सुबह उठकर उसने सारा खाना बनाकर पैक कर दिया। सुमन जी पति के साथ शादी के लिए चली गई। कृतिका थक कर ही बैठी थी कि तभी मनु ने आवाज़ लगाई, भाभी, गर्मा गर्म चाय बना दीजिए और साथ में बिस्किट भी दे दीजिएगा। लेकिन मनु खुद ही रसोई में आई और अलमारी खोलकर उसमें से बिस्किट निकालकर फिर से अलमारी को लॉक कर दिया। कृतिका देखती ही रह गई कि किस तरह से उसकी सास घर का सारा अधिकार अपनी बेटी को ही सौंप कर गई है। वो उस समय कड़वे घूंट पीकर रह गई। चाय बनाकर जैसे ही कृतिका ने फ्रिज खोलना चाहा तो देखा वो भी लॉक था। वो समझ गई थी कि ये सब उसकी सास का किया धरा है। तभी मनु आती है और कहती है, भाभी, फ्रिज में से क्या चाहिए आपको? मैं वो निकाल कर दे देती हूँ। नितिन भी हरकतें देखकर हैरान रह जाता था, पर घर में मनु
और जीजाजी दोनों हैं, तो इसलिए वो भी चुप हो गया था। कृतिका खाने की तैयारी करने में लग जाती है। पूरे दिन वो जमाई बाबू और बच्चों की खातिरदारी में ही लगी हुई थी। रात को कृतिका को फ्रिज में से दूध निकालना था। वो फिर से फ्रिज खोलती है, लेकिन फ्रिज बंद रहता था। वो मनु से चाबी मांगती, पर मनु चाबी ना देकर फ्रिज में से ही दूध निकाल कर देती है। कृतिका इस हरकत के बारे में नितिन को बताती है और कहती है, घर के प्रति बहू के सिर्फ कर्तव्य ही होते हैं क्या, कोई अधिकार नहीं होते? मैंने ससुराल के प्रति अपना हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया है और मम्मी जी ने मुझे आज भी पराया ही समझ रखा है। सुना था कर्तव्य निभाओ तो अधिकार मिल जाते हैं, पर यहाँ तो सारे अधिकार शादीशुदा बेटी को ही मिले हुए हैं। फिर मैं इस घर में क्या कर रही हूँ? वैसे भी मुझे 8वां महीना लगा हुआ है। दीदी को सपरिवार यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या 2-3 दिन में आपके साथ अकेली अपनी मर्जी से नहीं रह सकती थी? मनु दीदी मुझ पर हर वक्त निगरानी रखती हैं कि मैं घर में कितना घी तेल इस्तेमाल करती हूँ, कितने बादाम भिगोती हूँ, फोन पर किससे बात करती हूँ और कितने घंटे काम करती हूँ और कितने घंटे आराम करती हूँ। नितिन को भी ये बात बहुत बुरी लग रही थी। कृतिका 2-3 दिन और संभाल लो, अभी दीदी के सामने कोई बात करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि दीदी 2 की 4 बातें बना देगी। मम्मी को आने दो, फिर बात करते हैं। कृतिका हामी भर देती है। अगली सुबह रविवार था, तो वो देर तक सोती रही। मनु सुबह जोर जोर से दरवाजा पीटती रही, कृतिका उठो, बच्चों को दूध और उनकी चाय का समय हो गया है और तुम हो कि अभी तक सोकर नहीं उठी हो। कृतिका हड़बड़ाकर उठती है और दरवाजा खोलती है। मनु का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है, पर कृतिका चुपचाप रसोई में चली जाती है और अपना काम करने में लग जाती है। और इस तरह 3 दिन निकल जाते हैं। सुमन जी शादी से लौटकर आ जाती हैं। मनु आते ही अपनी माँ के कान भरने लग जाती है। ये सब सुनकर सुमन जी का पारा चढ़ जाता है। वो कृतिका से कहती है, कृतिका ये क्या, तूने अपनी ननद का जरा भी मान नहीं रखा, देर तक सोती रही और घर भी नहीं संभाला। आखिर किस अधिकार से तू इस घर में रह रही है? मेरी बेटी और जवाई का मान नहीं कर सकी तो तुझे भी इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कृतिका चुपचाप खड़ी थी। तभी नितिन आता है और वो बोलता है कि मम्मी, कृतिका के साथ मुझे भी इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। मैं भी अपने पत्नी के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाया। ये सुनते ही सुमन जी हंसने लगी। भला पत्नी के भी क्या अधिकार होते हैं? ये बहू है और इसे इस घर में मेरी मर्जी से ही रहना होगा। एक बहू अपने ससुराल वालों के प्रति बस अपने कर्तव्य निभाए, उसकी यही जिम्मेदारी होती है। तभी नितिन ने कहा, क्यों माँ, बहू के सिर्फ कर्तव्य होते हैं, उसके अधिकार क्यों नहीं? आप जिस खुशी से बहू को घर में लाई थी, आपने वो खुशियाँ तो इसको दी ही नहीं। आप आज भी मनु दीदी के इशारे पर चल रही हैं। कृतिका से अपने ही घर में परायों जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है? उसे हर काम के लिए दीदी से पूछना होता है। दीदी तो पराई होकर भी इस घर पर अधिकार जता सकती हैं, तो कृतिका तो इस घर के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है, तो वो क्यों अधिकार नहीं जता सकती? वो ये घर संभाल रही है, अपनी कोख में हमारी संतान को पाल रही है। एक बहू का अधिकार सिर्फ रसोई में खाना बनाना ही है क्या? आप घर की हर चीज का अधिकार मनु दीदी को देकर गई थी, तो फिर कृतिका का इस घर में क्या काम है? माँ, बस बहुत हो गया। कृतिका मेरी पत्नी है, इस नाते से उसका भी इस घर पर पूरा अधिकार है। उस दिन जब दूध वाला दूध देने आया तो दीदी ने कहा कि दूध ज़्यादा मत लेना, बहुत महंगा हो गया है। मम्मी, कृतिका प्रेग्नेंट है, अगर वो 2 समय दूध पिएगी तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी। दीदी रोकने टोकने वाली कौन होती है? मैं भी तो कमा रहा हूँ ना, मैं आप लोगों पर निर्भर नहीं हूँ। बेटी को सब अधिकार है और बहू को नहीं। नितिन बोले ही जा रहा था और सुमन जी मुंह फुलाकर सब कुछ सुने जा रही थी। मम्मी, जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उस पर कर्तव्यों की गठरी का बोझ डाल दिया जाता है और उसके समस्त अधिकार छीन लिए जाते हैं। उसके हंसने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपनी मर्जी से खाने पीने और रहने घूमने फिरने का अधिकार, सब पर पाबंदी लगा दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि वो फिर भी हंसती रहे, सबके हिसाब से काम करती रहे, जरा सी भी आवाज़ ना करे, अपनी नींद का त्याग कर दे, अपने आराम को भूल जाए, अपने शौक को भूल जाए, अपने मायके को भूल जाए, अपने हिसाब से जीना ही भूल जाए। सुमन जी और मनु दोनों चुप हो जाती हैं।
मनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भैया और भाभी, मुझे माफ कर दो, पर इसमें मेरी भी गलती नहीं है। कोई लड़की मायके में तभी अधिकार जमाने की कोशिश करती है जब उसे ससुराल में कोई अधिकार नहीं मिलता और वो मन महसूस कर रह जाती है। ससुराल में वो दबी सहमी रहती है, पर मायके में उसकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। मेरी ननदों ने मेरे साथ भी यही सब किया था। मेरा भी मन दुखता था, तभी तो मैंने अपने मन की सारी भड़ास कृतिका पर ही जाकर निकाल दी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वो मेरी भाभी के साथ क्यों कर रही हूँ। जिस तरह से मुझे परेशान करके मेरी ननदों को खुशी मिलती थी, उसी तरह कृतिका को परेशान करके मुझे भी बहुत खुशी मिलती थी। पर कृतिका बड़ी ही नसीब वाली है जो उसका पति उसके साथ खड़ा है, उसके लिए बोल रहा है। मैंने भी ये सब सहन किया था, पर मेरे पति ने मेरी खुशियाँ और मेरे अधिकार के लिए कभी आवाज़ ही नहीं उठाई थी। ये सब सुनकर मनु के पति रजत की आंखें शर्म से झुक गईं। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। सबकी बातें सुनकर सुमन जी बोली, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। सभी समस्याओं की जड़ ही तो मैं हूँ। पहले मैं भी सोचती थी कि मैं मेरी बहू के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूँगी, पर सास बनते ही पुराने दर्द ताज़ा हो जाते हैं और मैं भी बहू के साथ सास बनकर ही रही। माँ तो मैं कभी बन ही नहीं। मेरी सास भी मुझे हर अधिकार से वंचित रखती थी। तेरी बुआ पूरे घर पर राज करती थी, जैसे वो कहती थी तेरी दादी वैसा ही करती थी। बहू ससुराल के हर कर्तव्य में इस तरह बन जाती है कि अपनी मर्जी से जीना और सांस लेना ही भूल जाती है। एक बात कहूँ बेटा, आज तू अपनी पत्नी की तरफ बोला है तो मुझे गुस्सा नहीं आया। आखिर एक पत्नी को, एक बहू को घर में सब अधिकार मिलने चाहिए। हम सास बहू ननद आपस में ही एक दूसरे का अधिकार छीनती रहती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में रहती हैं। महिला ही महिला की खुशियों की दुश्मन बन जाती है। अगर हर महिला सोच ले कि जो मैंने सहा है वो कोई और नहीं सहे, वो सबको खुश रखेगी, तो हर घर में सुख और खुशहाली होगी। सुमन जी कृतिका को गले लगा लेती हैं और मनु को अपने घर के लिए विदा कर देती है और कृतिका अपने पति नितिन को धन्यवाद करती है, जिसकी वजह से आज उसे ससुराल में सब अधिकार मिल गए थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।